नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 16 से 18 अप्रैल तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन भारतीय राजनीति में बहुत बड़े फेरबदल करने की शुरुआत होने जा रही है। संसद में सरकार ने 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। सरकार 3 बड़े बिल लेकर आ रही है। 2026 डीलिमिटेशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल। इनमें से जो पहला बिल है डीलिमिटेशन, उसकी नई प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दूसरा, संविधान में बदलाव करके सीटें बढ़ाने और फ्रीज हटाने का रास्ता साफ करेगा। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अतिरिक्त सीटें तय करेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि लोकसभा 543 से 850 तक पहुंच जाएगी, जिसमें राज्यों के लिए 825 और संघ शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें रखी जाएंगी। कहा जा रहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये पूरा खेल अब उत्तर बनाम दक्षिण का है, सत्ता बनाम विपक्ष का है और आबादी के नाम पर राजनीतिक संतुलन बिगाड़ने का खेल बना दिया गया है। अगर ये बिल संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो इससे क्या होगा? आखिर केंद्र सरकार क्यों इसे लागू करना चाहती है और विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है? आपको याद होगा, केंद्र सरकार ने जब नया पार्लियामेंट पिछले साल बनाया था तो उसमें सीटों की संख्या 850 कर दी थी। वो यूं ही नहीं था, वो डीलिमिटेशन का हिस्सा था। इसकी प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी और अब इसे अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ केंद्र सरकार जो महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की बात कह रही है, वो दरअसल सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया था और सर्वसम्मति से ये पास भी हो गया था। लेकिन अब इसमें एक संशोधन किया जा रहा है, वो आपको जानना चाहिए। संविधान में दरअसल एससी और एसटी की आरक्षित सीटों की संख्या 131 है। महिला आरक्षण विधेयक में इन रिजर्व्ड सीटों पर एससी एसटी महिलाओं को भी कोटा दिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश करते वक्त कहा गया था कि यह आरक्षण तभी लागू होगा जब अगली जनगणना यानी 2026 के बाद की पहली जनगणना पूरी हो जाएगी, तभी डीलिमिटेशन किया जाएगा। इस वजह से आरक्षण का अमल 2029 के बजाय 2024 या उससे भी बाद में होने की संभावना थी, क्योंकि जनगणना में देरी हो रही थी और डीलिमिटेशन की प्रक्रिया भी अपने आप में लंबी होती है। अब समझिए कि डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण अधिनियम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए डीलिमिटेशन जरूरी है, क्योंकि बिना नई सीटों की सीमाएं तय किए और कुल सीटों को बढ़ाए अगर अभी आरक्षण दे दिया जाएगा तो 543 सीटों में से ही महिलाओं को कोटा काटना पड़ेगा, उनको कोटा देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आरक्षण दे दिया और 1 अप्रैल से जो जनगणना शुरू हो चुकी है वो अगले साल तक कंप्लीट होगी। संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि जनगणना होने के बाद डीलिमिटेशन होगा, यानी सांसदों की संख्या जनसंख्या के हिसाब से बढ़ जाएगी हर बार, जब जब जनसंख्या का आप काउंट करेंगे तब। इसका मतलब है अगले साल की जनगणना के बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी। डीलिमिटेशन का प्रोसेस होने में वक्त लगेगा और जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तब महिलाओं का आरक्षण जो 543 सीटों पर तय किया गया था उसे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए इस तामझाम से बचने के लिए पहले डीलिमिटेशन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही महिलाओं का संसद में आरक्षण तय हो सकेगा। लेकिन सरकार 2027 तक नई जनगणना खत्म होने तक इंतजार नहीं करना चाहती। वो आर्टिकल 42 में लिखे हुए पूरे प्रावधान को ही हटाने वाली है। ये प्रावधान हटाने का मतलब है कि अब डीलिमिटेशन जो होगा वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही कर दिया जाएगा, जिसको 15 साल बीत चुके हैं। सरकार ने कहा कि देश में राज्य दर राज्य और एक ही राज्य के अंदर भी आबादी में भारी उछाल आया है। शहरीकरण तेज हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। कुछ इलाकों में आबादी का असमान विकास हुआ है। नतीजा ये निकला है कि कई जगहों पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जनसंख्या का बहुत बड़ा अंतर हो गया है। अब तक नियम यह था कि एक सांसद 10 लाख की आबादी पर हुआ करेगा। अब एक सीट पर लाखों लाख वोटर हो चुके हैं तो दूसरी कई सीट पर बहुत कम भी हैं। ये असमानता खत्म करने के लिए डीलिमिटेशन जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल वही है, 2027 जनगणना पूरी होने तक इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? इतनी जल्दबाजी में सरकार फैसला क्यों लेना चाह रही है? सरकार भली भांति जानती है कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर और डीलिमिटेशन के नाम पर विपक्ष दुविधा में फंस जाएगा। महिलाओं का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण डीलिमिटेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर विपक्ष डीलिमिटेशन के खिलाफ जाता है तो विपक्ष को महिला विरोधी होने का कलंक अपने सिर लेना होगा। कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, गोदी मीडिया एक्टिव रहेगा और विपक्ष की महिला विरोधी छवि स्टैब्लिश कर दी जाएगी। अब जानते हैं कि विपक्ष क्यों नहीं चाहता कि डीलिमिटेशन हो। आइए जानते हैं।
कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा रही हैं और डीलिमिटेशन हो रहा है तो ये सिर्फ अंकगणित यानी कि नंबर्स के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकली इक्विटेबल होना चाहिए। सोनिया का इशारा साफ था कि नॉर्थ के स्टेट्स और साउथ के स्टेट्स के बीच का बैलेंस बिगड़ सकता है, वो ना बिगड़े उसका ध्यान रखा जाए। दरअसल बात यह है कि साउथ के जो स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह वगैरह पिछले कई दशकों से अपनी आबादी पर, अपनी पॉपुलेशन पर अच्छा कंट्रोल रखे हुए हैं। उनकी पॉपुलेशन रेट नॉर्थ इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम है और डीलिमिटेशन आबादी यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर ही होगा। इससे होगा ये कि नॉर्थ के स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश को ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी और साउथ के स्टेट्स की सीटों का अनुपात कम हो जाएगा, जिससे संसद में उनका नंबर कम होगा। संसद में नंबर कम होगा तो बहुमत साउथ वालों के हाथ में नहीं रहेगा, जो भी थोड़ा बहुत अभी मिलता है। कुल मिलाकर ये उत्तर बनाम दक्षिण यानी नॉर्थ बनाम साउथ का मामला होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्यों बीजेपी की सरकार नॉर्थ सेंट्रल के राज्यों को संसद में बहुमत देना चाहेगी और साउथ को पॉलिटिकली वीक करना चाहेगी। जवाब साफ है, भाजपा साउथ में कमजोर है। दूसरा, विपक्ष को यह भी समस्या है कि 3 दिन के इस स्पेशल सेशन को जिस तरीके से टाइम किया गया है वो शातिराना है। अभी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की कैंपेनिंग चल रही है। दोनों राज्यों से विपक्ष के काफी सांसद वहां रैलियां कर रहे हैं। सरकार ने जानबूझकर ऐसे वक्त में 3 दिन का सेशन बुलाया है ताकि विपक्षी सांसद सारे के सारे चुनावी मैदान से हट करके दिल्ली आ जाएं, उनका वोट बैंक और कैंपेन प्रभावित हो जाए और सत्ता पक्ष आराम से अपना खेल खेल सके, ये विपक्ष का कहना है। सरकार ने कहा है कि सभी प्रस्तावित बदलाव तभी प्रभाव में आएंगे जब मौजूदा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ये बड़ी बात है, और उन्हें भंग कर दिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। मतलब ये है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये नई व्यवस्था लागू नहीं होगी डीलिमिटेशन की। उसका मतलब ये हुआ कि 2029 के चुनाव को टारगेट करके पूरा खेल सेट किया जा रहा है, जब सत्तारूढ़ पार्टी के पास पीएम का कोई चेहरा नहीं बचेगा। अब योगेंद्र यादव का कहना यह है कि असल में अगले चुनाव में जीतने में दिक्कत ना हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि 2023 के कानून में महिलाओं को 10 साल के लिए आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने वो शर्त हटा दी है। अब ये नहीं पता कि 10 साल के लिए दिया जाएगा या 1 साल के लिए दिया जाएगा, 2 साल के लिए दिया जाएगा। वो ये बताते हैं कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर के 132 से 140 तक हो सकती हैं, जबकि केरला की सीटें 20 से सिर्फ 23 ही हो पाएंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ होगा। योगेंद्र यादव पूछते हैं कि अगर सरकार वाकई महिलाओं को 2024 या 2029 में आरक्षण देना चाहती थी तो 2023 में ही क्यों नहीं दे दिया गया? क्यों जनगणना और डीलिमिटेशन की शर्त लगाई गई थी? बिल में यह भी प्रावधान है कि आगे से कौन सी जनगणना डीलिमिटेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ये तय करने का अधिकार जो अभी संविधान के पास है वो संविधान से निकाल करके साधारण बहुमत वाली संसद को दे दिया जाएगा। मतलब भविष्य में सरकार जब चाहे डीलिमिटेशन कराने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से अपनी पसंद की सेंसस चुन सकती है। ये टेबल योगेंद्र यादव ने शेयर किया है। ये टेबल 2011 की जनगणना के आधार पर बनाया गया है। बताया गया है साउथ के राज्यों को कितना नुकसान कहां कहां होने वाला है। आप वीडियो को पॉज करिए और चेक कर लिए। आपको जानना यह भी चाहिए कि पहला महिलाओं का रिजर्वेशन बिल, जिसे 81वां संवैधानिक संशोधन बिल कहा जाता था, 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में पेश किया गया था। उस वक्त एच.डी. देवेगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी। बिल का मकसद था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करना, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध के कारण इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेज दिया गया। कमेटी के चेयरपर्सन गीता मुखर्जी थी। कमेटी ने बिल को पास करने की सिफारिश भी कर दी, लेकिन लोकसभा के भंग हो जाने के साथ ये बिल लैप्स हो गया। गीता मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट जो लिखी थी उसमें यह लिखा था कि SC/ST कोटे में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, लेकिन ओबीसी महिलाओं को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये नया एंगल है, क्योंकि ओबीसी महिलाओं के लिए अभी कोई रिजर्वेशन का प्रावधान है ही नहीं, ये मुखर्जी ने बोला था। कमेटी ने सिफारिश की कि ओबीसी की महिलाओं को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। 1996 से ही ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात उठ रही थी। इसके बाद 1998, 99 और 2008 में भी ये बिल संसद में लाया गया, लेकिन हर बार लोकसभा भंग हो जाने की वजह से ये लागू नहीं किया जा सका। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह रखा है कि भाई आरक्षण कैसा भी हो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी वजह से लगभग 40% या उससे भी ज़्यादा की ओबीसी जनसंख्या के लिए आरक्षण लगभग सिर्फ 27% तक ही सीमित रखा गया है। फिर आता है 103वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया।
ईडब्ल्यूएस ने 50% की उस सीमा को आसानी से तोड़ दिया जो सालों से ओबीसी को 27% तक सीमित रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अब वो बिना आवाज के ही टूट चुकी थी। तो महिलाओं के रिजर्वेशन एक्ट में यह गड़बड़ी भी बताई जा रही है। इस एक्ट में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व की गई हैं, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए कोई अलग कोटा इसमें नहीं रखा गया है। तो ओबीसी समुदाय का भी ये एक उनकी आपत्ति है। अगर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा देने की कोशिश की गई तो एससी, एसटी, ओबीसी महिला सब मिलाकर के 50% से ज्यादा हो जाएगा। यही सबसे बड़ा रोड़ा अब तक बना रहा था जो ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन से दूर रख रहा था। अब आप लोगों का क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।